एक आदमी होटल में खाना खा रहा था और इसी बीच में एक महिला होटल के अंदर प्रवेश कर रही थी। खाना खाते हुए व्यक्ति की नजर उस महिला पर पड़ जाती है। जैसे ही वह उस महिला को देखता है, अब तुरंत ही अपना खाना छोड़ देता है। खाना छोड़कर सीधा होटल के मालिक के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं थोड़ी देर के लिए वेटर बनना चाहता हूँ। दरअसल जो महिला सामने बैठी हुई है, मैं उससे खाने का ऑर्डर लेना चाहता हूँ। जैसे ही होटल मालिक को यह बात पता चली, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो सकती है। उसने समझाने की कोशिश की और थोड़े ही शब्दों में उसने एक ऐसी बात बताई कि होटल मालिक मना नहीं कर पाया। इसी बीच में वो कहता है कि साहब, हो सकता है कि आपको पुलिस भी बुलानी पड़ जाए। जैसे ही होटल मालिक ने बात सुनी, उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम जाकर वहाँ ऑन ऑर्डर लो। मैं पुलिस से बात करता हूँ। इसी बीच में वो व्यक्ति पुलिस से बात करता है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो खाना छोड़कर गया था, उस महिला के सामने जाता है, जाकर कहता है कि मैडम, ये रहा मेन्यू कार्ड, आपको खाने में क्या-क्या चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। जैसे ही उस महिला की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, वो व्यक्ति, वो महिला आपस में एक-दूसरे को एक टकटकी लगाए देख रहे थे। कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। हालाँकि उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि मैडम, आपको खाने में क्या चाहिए? तभी मैडम ने इधर-उधर चेहरा घुमाया, अपनी नज़रें छुपाने की कोशिश की और जैसी कोई बात, जैसे कुछ उसके मन में आ ही नहीं रहा था कि मैं आखिरकार इस वक्त में क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में उस महिला ने उस होटल को यहाँ से छोड़ने का तुरंत ही प्लान बनाया और जैसे ही उस महिला ने अपनी सीट को छोड़ा और यहाँ से जाने की कोशिश की, तब तुरंत ही वो व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है और जो मेन गेट होता है उसको बंद कर देता है और वो कहता है कि मैडम, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जब तक आप खाना नहीं खाओगी, जब तक आप अपना ऑन ऑर्डर नहीं दोगी, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यहाँ थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। जो होटल के अंदर मौजूद थे लोग, वो भी सब देख रहे थे कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। कुछ ही देर की बात थी, 5 या 7 मिनट का समय ही बीता था। तुरंत ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस को भी एक छोटी-सी कहानी सुना दी गई थी। इसी बीच में पुलिस ने उस महिला को अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद वो चली जाती है। दरअसल यह व्यक्ति जिस महिला से बातचीत कर रहा था, वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। पत्नी की 4 साल 4 महीने पहले अचानक ही मौत हो चुकी थी। गायब होने के बाद उस व्यक्ति को लगभग उसी की वजह से 2 साल सलाखों के पीछे गुज़ारनी पड़ी और करीब 2 साल तक वो अदालत के पीछे चक्कर काट रहा था, इंसाफ के लिए। और हो सकता है कि उसको कोई बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 और 2001 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका था। दरअसल जो कहानी आगे सामने आती है, उस बात को देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। जज भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि संभवतः भारत के इतिहास में ये तीसरा या चौथा ऐसा केस हो सकता है। ये सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश के जिला मैसूर की। दरअसल मैसूर के 5वें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कलवर, दरअसल वो सुनवाई कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक वकील उनके सामने पेश होता है। कहता है कि हुजूर, मैं आपके सामने एक नोटिस नहीं दे सका। मैं सूचना नहीं दे सका। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं किसी को कटघरे में पेश करना चाहता हूँ। आपके सामने किसी को लाना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा कि पहले आप सूचना क्यों नहीं दे रहे थे? उसने कहा कि ये जो व्यक्ति जिसको मैं लेके आ रहा हूँ, वो अचानक ही मिल चुका है। इसीलिए हमारे पास वक़्त नहीं था। और अगर आपने आज उसको अपनी अदालत में पेश नहीं करवाया, तो हो सकता है कि कल को कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो जैसे ही जज साहब ने ये बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है। लेकिन दूसरा जो वकील था, वो साफ-साफ इनकार करने लगता है कि ये बिना नोटिस के आप ऐसे किसी को कैसे ला सकते हैं। लेकिन जब जज साहब का ऑन ऑर्डर हो जाता है, तो आखिरकार जज साहब के सामने कटघरे में जो था, एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ एक महिला खड़ी है, दूसरी तरफ एक पुरुष खड़ा हुआ है। दरअसल जो पुरुष है, उसका नाम है कुरुवारा सुरेश और सामने उसकी जो महिला खड़ी हुई है, उसका नाम है मल्लिके। मल्लिके से नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो शुरुआत में तो इधर-उधर के नाम बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वकील ने उससे सख्ती से पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है? वह कहती है कि मेरा नाम मल्लिके है। उसके पिता का नाम? उसने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वर्गीय है, राम है और माँ का नाम उसकी गौरी है। जैसे ही ये उसने नाम अपनी माँ का, अपने पिता का, अपना खुद का बताया, जज साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2025 है। आप क्या आज अप्रैल फूल की बातें कर रहे हैं? दरअसल आज अप्रैल फूल का डे नहीं है। यहाँ ये कैसी बातें हो रही हैं? तभी वकील कहता है कि जज साहब, आज भले ही चाहे 1 अप्रैल हो ना हो, लेकिन आज 2 अप्रैल है और जो इसने कहा है बिल्कुल सच है। दरअसल जज साहब इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो महिला
कटघरे में खड़ी हुई थी। वो 4 साल 4 महीने पहले मर चुकी थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। उसके जो शव था, उसका जो लाश मिली थी, उसका सुपुर्द-ए-खाक यानी कि अंतिम संस्कार भी हो चुका था, एक रीति-रिवाज के हिसाब से। और ये महिला ज़िंदा कैसे हो सकती है? यही बात सोचकर जज साहब ने कहा था कि आज कोई अप्रैल फूल नहीं है। अब इसके बाद फिर एक कहानी लोगों के सामने आती है। हर कोई इस कहानी को जानकर हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरवारा सुरेश, और जो कि रहने वाला है कुड़ाकू जिला, जो कि कर्नाटक प्रदेश का लगता है। थाना है कुशल नगर और इलाका लगता है वही का जो रहने वाला होता है, बसावन हल्ली का रहने वाला होता है सुरेश। दरअसल उसकी शादी होती है साल 2001 में। उस महिला का नाम होता है मल्लीगे। मल्लीगे से शादी हो जाती है। जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। दोनों कुल्ली का काम करते थे, लोगों का बोझा ढोते थे और अपना घर चलाया करते थे। धीरे धीरे वक्त आगे बीत जाता है और 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, दिसंबर 2020 की ये बात है। मल्लिकी अचानक लापता हो जाती है और ऐसी लापता होती है कि उसका पति सुरेश उसको हर जगह तलाश करता है। अब चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जहां-जहां वो काम करते थे या जो-जो लोग उनके संपर्क में थे, हर किसी से संपर्क किया जाता है। लेकिन इस मल्लिके का कहीं अता-पता नहीं चलता। 2 बालक होते हैं, 2 बालकों का भी रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। पति भी परेशान हो जाता है और बाकी परिवार के लोग जो होते हैं वह भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सुरेश नज़दीकी पुलिस स्टेशन कुशल नगर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बीवी है जो दिसंबर 2020 में अचानक से लापता हो गई है। आप उसको ढूंढवाने में मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने उसे ढूंढने में मदद की कोशिश की, लेकिन उस महिला का जब कहीं अता-पता नहीं चलता है, तब वो गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और धीरे-धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। दिसंबर का वो महीना था, साल 2020 की बात है और ऐसे ही करते-करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार महीने गुजर रहे थे। अब जुलाई 2021 की ये बात है। अचानक ही पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक जिला मैसूर लगता है और मैसूर जिले का एक थाना लगता है, बिट्टाडापुरा। बिट्टापुरा में एक इलाका है, एक एरिया है, पेरियापटना। दरअसल पेरियापटना में एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला की उम्र लगभग बताई जा रही थी 34-35 साल के आसपास। जब उस महिला की लाश मिलती है तो उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और जांच पड़ताल में जुटने के बाद ये कोशिश कर रही थी इस महिला की शिनाख्त हो सके, इसके बारे में पता चल सके। लगभग यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक और थाना था, जहाँ पर एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब से लगभग 9 महीने पहले यह लाश मिलती है, जुलाई 2021 में। अब पुलिस वालों ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए उस कुशल नगर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और वहां जाने के बाद जिस व्यक्ति ने इनके सुरेश ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, सुरेश को पूछताछ के लिए लेके आते हैं। जो महिला के तन पर कपड़े मिले थे, चूड़ियां मिली थी या बाकी सामान ज्वेलरी वगैरह मिली थी, उसको दिखाया जाता है और दिखाने के बाद उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि जो तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी, तो क्या ये तुम्हारी पत्नी की लाश तो नहीं है? क्योंकि लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, काफ़ी मात्रा में वो कंकाल बन चुकी थी, इसलिए समझ पाना मुश्किल था। और इसी बीच में एक एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई और नहीं था, जो मल्लीगी थी। मलगी की मां गौरी एफआईआर दर्ज कराती है। ये बिटापुरा में जब एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा अपराध संख्या 145/2021 आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस के लिए सामने कोई और सस्पेक्ट नहीं था सिवाय इस सुरेश की। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, बातचीत करती है। उधर पुलिस ने उस कंकाल को, उस सड़े गले शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो चुकी है। अब सुरेश से लगातार पूछताछ की जा रही है। सुरेश ने इधर-उधर की बातें बताना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछा, पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछा, तो वह तोते की तरह पढ़ने लगता है, बताने लगता है। दरअसल वो कहता है कि सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को, सुरेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। वो लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे रहता है। इधर उसके दोनों बच्चे, इधर उसकी माता, उसके पिता, सब के सब परेशान थे। ये सलाखों के पीछे रहता है और उसने इस बीच में जमानत के लिए कई बार अर्जी भी दी, लेकिन उसकी जमानत याचिका कई बार खारिज भी हो चुकी थी। आखिरकार उसे 2 साल के बाद जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद वो अपने काम में जुट जाता है। जैसे वो काम कर रहा था, वैसे काम करने लगता है। कुल्लीकर अपने बच्चों को पालना शुरू कर देता है। सितंबर 2022 में ये मामला अदालत की ट्रैक पे आ जाता है और इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है।
जब जब तारीखें पड़ती थीं, तब तब सुरेश को अदालत में पेश होना पड़ता था और इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी और धीरे-धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। आखिरकार 1 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक होटल के अंदर ये महिला जिसका नाम मल्लिगे होता है, ये खाना खाने के लिए आई थी। पहले से इसका पति वहाँ पर मौजूद था। अचानक ही पति की नज़र पत्नी पर जब पड़ जाती है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी हत्या के इल्ज़ाम में वो सलाखों के पीछे गुज़ार चुका है, लगभग डेढ़ या 2 साल के आसपास, और जिसके लिए वह अदालत के चक्कर काट रहा है, वह ज़िंदा कैसे हो सकती है? दरअसल उसने तो यह अदालत पुलिस के सामने स्वीकार भी किया था। लाश भी देखी थी, सब कुछ था, तो ये ज़िंदा कैसे हो सकती है? अब उसके पास जाता है और जैसे ही उस महिला के पास जाता है, तो महिला ने यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल के मालिक ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद अब इस महिला को अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल 2025 को जैसे ही अदालत में पेश किया जाता है, अदालत की कटघरे में खड़ी हुई थी, तो सब के सब लोग कह रहे थे कि ये तो जिंदा है, यानी कि भूत अदालत में आज पेशी पर आया है। हर जगह अखबारों में यही खबर प्रकाशित होती है कि भूत अदालत में पेशी के लिए आया है और जो मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब जज साहब को यकीन नहीं हो रहा था। जज साहब ने पूछा कि जो वो लाश मिली थी, दरअसल वो किसकी लाश थी? अगर ये ज़िंदा है तो? और फिर ये भी पूछा जाता है कि अगर जब शिनाख्त की जा रही थी, चूड़ी, कपड़े, चप्पल, इन सब के आधार पर तुमने उसकी शिनाख्त कैसे की? तभी वह पुलिस के सामने जज साहब के सामने पुलिस को भी देखता है। सुरेश और गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और जज साहब को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि जब यह घटनाक्रम हुआ होगा, जब इस पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, इस सुरेश के साथ ज़्यादती की गई होगी, मारा गया होगा, पीटा गया होगा और इसे ज़बरदस्ती उगलवाया गया होगा कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। इस महिला से पूछा कि वो कपड़े तुम्हारे थे कि नहीं? क्योंकि वो कपड़े भी दिखाए जाते हैं। वो साफ-साफ इनकार कर देती है कि जज साहब, वो उसके कपड़े नहीं हैं, वो उसकी चूड़ी नहीं है, वो उसकी चप्पल नहीं है, ये सामान उसका है ही नहीं। तो वो सामान किसका था? अब जज साहब यही पुलिस से पूछते हैं और उस जिले की पुलिस को, साथ ही उस एसआईओ को और उस टीम को जिसने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था, उनको कुछ समय दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके, यानी कि 17 अप्रैल 2025 तक इस बात की जानकारी चाहिए कि वह लाश किसकी थी, साथ ही वह कपड़े किसके थे। क्या तुमने सुरेश के साथ मारपीट करके, उससे ज़बरदस्ती करके कहीं जुर्म तो कबूल नहीं करवाया था? इस बात का जवाब चाहिए। अब इस बात की जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो हड़कंप मच जाता है। फिर जज साहब ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, संभवतः भारत के इतिहास में या तो ये तीसरा मामला ऐसा है या फिर ये चौथा मामला ऐसा है जब पत्नी की मौत होती नहीं है और पति किसी की लाश को दिखाकर कि ये उसने इसने मर्डर किया है और ज़बरदस्ती पुलिस उसे कहलवा देती है और उस व्यक्ति को जेल भेज देती है। इस मामले में ये भी जब जाँच-पड़ताल की गई इस महिला की, क्योंकि ये इसको दफ़नाया गया था, शायद ये बताए जाते हैं क्रिश्चियन है, तो ये इसको दफ़नाया गया था। तो इसीलिए उसका जो बिसरा था, वो प्रिज़र्व कर लिया गया था। उसकी डीएनए रिपोर्ट भी जब आती है तो पता चलता है कि इसकी डीएनए रिपोर्ट उन बच्चों से मैच नहीं करती। यानी कि मल्लिगे के जो बच्चे होते हैं, उनसे मैच नहीं करती। तो इससे पता चलता है कि वो लाश मल्लिगे की थी ही नहीं। वो किसी और की लाश थी। उसके बावजूद भी एक बेकसूर आदमी लोगों के सामने, खासकर वो हत्या का दंश झेलता है कि वो हत्यारा है। साथ ही वो दंश झेलता है, उसके बच्चे अपनी माँ की वजह से 3-4 साल तक परेशान रहते हैं। उसके पिता ने समाज के लोगों के ताने सुने, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से वह हर तरह से परेशान रहा होगा। सहज ही इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालाँकि अदालत इस व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन पुलिस अपने बचाव में ज़रूर कोई न कोई कहानी पेश कर देगी। हालाँकि इस व्यक्ति सुरेश के पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को 2 साल जेल हुई है और साथ ही वह परेशान भी रहा है। एक उचित मुआवज़ा भी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं, हर किसी आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बेटे को बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, तो हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही आशा, यही उम्मीद करेंगे कि जज साहब इस मामले को जितना गंभीरता से ले रहे हैं, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो जो पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये कोई और भविष्य में ऐसी नज़र ना बन सके कि जैसे जज साहब ने खुद कहा था कि ये तीसरा या चौथा मामला है। कहीं ये 5वां या छठा मामला भविष्य में ना बन जाए। जब इस महिला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि आखिरकार यह 4 साल तक कहाँ लापता थी, तो ये पता चलता है कि इस महिला का किसी व्यक्ति से अफ़ेयर था और अफ़ेयर की वजह से ये चुपचाप घर से निकल जाती है, बिना किसी को बताए हुए। और ये क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि 1-2 बच्चे हैं, साथ ही पति शादी से जाने नहीं देगा।
हालांकि पुलिस की जांच का विषय है ये वाकई किसी के साथ गई थी या नहीं गई थी। ये अदालत के सामने भी इस बात को पेश करना पड़ेगा। ये किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी। लेकिन जैसा उस महिला ने किया है, वो वाक़ई आश्चर्यजनक है, सोचने पर मजबूर करने वाला है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते-जाते जैसे कि इस महिला ने जो किया है, वो वाक़ई ना केवल अपने पति को धोखा दिया, बल्कि अपने बच्चों को धोखा दिया, अपनी सगी माँ को भी धोखा दिया। इस तरह से शायद उस महिला को ऐसा करना नहीं चाहिए था। यदि किसी के साथ जाना भी था तो कम से कम वो सच बता के आराम से निकल सकती थी। यहाँ कम से कम कई लोग जो परेशान थे, वो कभी परेशान नहीं होते। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इन कहानियों को समझकर अपने जीवन में कुछ अप्लाई कर सकें और समझदारियों को विकसित कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।